हाय। आज आप में से कई सारे लोगों ने हमारी जूम मीट पर जो क्लास थी, जूम पर लाइव क्लास, वो अटेंड की होगी। मैं एक अंतर यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले। तीन तरह के शब्द होते हैं। एक होता है रिकॉर्डेड क्लास, हमारे लिए, ये हमारे लिए शब्द होते हैं। एक रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास, और एक शब्द होता है लाइव क्लास। ये जो इस वक्त आप देख रहे हो, ये रिकॉर्डेड क्लास शब्द बोल रहा हूं मैं जो इस वक्त कर रहा हूं, ये असल में क्लास को रिकॉर्ड करना होता है, जिसमें हमारा पूरी तरह से इंटेंशन ऐसी चीज को करना है जिसमें हमें पता है हमारे सामने स्टूडेंट्स नहीं है और एक स्टूडेंट हमारी क्लास एनी टाइम एनी वेयर देखेगा। ये जो कि हमारे आई गुरु जी का यूएसपी है, एनी टाइम एनी वेयर। यानी कि आप कभी भी क्लास में बैठेंगे, आपको प्रॉपर मजा आएगा, प्रॉपर आप चीजों को समझ पाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास वो होता है जो आगे आगे आप देखोगे। ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास है, असल में ये एक लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने डीएनए पढ़ाया था आज 6/1/2022 को। क्योंकि कई दिनों से मैं लोगों से सुन रहा था, आप क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोज ही तो देते हो, इससे कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको एक अंतर बता देना चाहता हूँ। इसी का एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं डेमो वीडियोस में डालूंगा आई गुरुजी ऐप के ऊपर। वहां पर आप एक बार इसका देखिएगा, इस रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो अलग से जो हमने रिकॉर्ड किया था। और लाइव क्लास तो लाइव क्लास इन लोगों ने जूम पे ली थी, वो ली ही थी। जूम की लाइव क्लास लेने के लिए आप लोगों को मैंने कल 5 जनवरी को एक व्हाट्सएप का लिंक भेजा था। जिन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया है, मैं उन्हीं को एक्चुअली डेमो क्लास दे रहा हूँ जूम पर डायरेक्टली मेरे से बात करने के लिए। कल इसी तरह की जो जूम क्लास है उसका लाइव रिले यूट्यूब के ऊपर भी हो रहा होगा, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मामला डेमो का है, बट एक्चुअली आप लाइव क्लास कर पाओगे। लाइव क्लास का जो ओवरऑल फायदा है, जो शब्द मैं आपको बता दूं, जिस लाइव क्लास को आप हमारे साथ कर रहे हो वो पूरी तरह से इंटरैक्टिव है, जिसमें हम आप लोगों से बात कर पाएंगे। पूरी तरह से शेड्यूल्ड होगी, जब कभी भी इसको हम शुरू कर रहे होंगे। और सबसे बढ़िया बात, आपका फोकस पूरी तरह से बना रहेगा, ये एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए ये एक सिंपल सी रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास को देखने के लिए। रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे पास सारे के सारे हैं, जो हम पिछले 4-5 सालों से बना रहे हैं। लगभग पांचवा साल है। 2017 में मैंने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था जस्ट फॉर क्लास। तो आज आप इसको देखिएगा। सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? दोज हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, आवाज सुनाई दे रही है? नीलम जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। कल का जो एक रिवीजन में कर देता हूँ। कल अपन लोगों ने जो क्लास शुरू की थी उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली द डीएनए इज। डीएनए को किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या देखना है। एक बहुत आसान सा सवाल, मैं यहाँ से सवाल से शुरू करेंगे। डीएनए आप सब लोग जानते हो। आपने कहा भाई डीएनए तो हम जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। कल मैंने एक सवाल किया, उस आधार पर मैंने कहा कि मैंने डीएनए का एक सॉल्यूशन बना दिया। डीएनए का एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन को मैंने हेक्सेन के अंदर डाल दिया। आपको मुझे ये बताना है कि डीएनए को अगर आप हेक्सेन में डाल दोगे तो इस हेक्सेन के पीएच का क्या होगा। आपका पीएच बढ़ जाएगा, पीएच घट जाएगा, पीएच वही रहेगा, और कहा नहीं जा सकता। चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए फटाफट से। आपका चैट बॉक्स ऑन है? जल्दी से फटाफट से टाइप करके बताओ। की पढ़ रही आवाज आ रही है मेरी? आप अपना अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए जिनको आवाज नहीं आ रही। हम्म। पीएच लेस हो जाएगा, अंकिता जी का कहना है। और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन दिख रही है मेरी, मैं तो दिख ही रहा हूँ ग्रीन के साथ साथ सबको।
सवाल करना है तो नीचे की तरफ रिएक्शन करके एक ऑप्शन है आपके, रिएक्शन, वहां जाइएगा, वहां रेज हैंड का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको कोई भी डाउट पूछना है तो रेज हैंड कीजिए, हम लोग यहाँ से ऑडियो ऑन कर देंगे आपका, आप बात करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है बात नहीं करनी तो टाइप करके भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, जस्ट फील फ्री। एक ही आंसर आया, पीएच कम हो जाएगी। दोबारा से सवाल को सुन लें। सवाल है, डीएनए का सॉल्यूशन आपने लिया, आपने हेक्सेन में डाल दिया, हेक्सेन में डालने से आपका पीएच का, हेक्सेन वाला पीएच का क्या होगा? आसान सवाल है। आवाज नहीं आ रही, आवाज मुझे तो आ रही है। चेकआउट, क्योंकि मुझे आपकी आवाज आ रही है। अपने अपने ऑडियो कनेक्ट कीजिए, वो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके ऑडियो कनेक्ट कीजिए इसको। ठीक है, अपने अपने ऑडियो कनेक्ट कर लो, वो उस जगह पे ऑप्शन होता है ऑडियो का। मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे तो आ रही है आवाज है लोगों की। याशिका को तो आवाज आ रही है, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही? अपने अपने ऑडियो कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा एक आज आज का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अभी ये चालू करने में थोड़ा सा जोर आता है। मुझे चश्मा लगा दे ऊपर। डन। चलिए सवाल को ध्यान से देखते हैं। कल जो लोग ऑफलाइन क्लास में आए थे उनसे भी मैंने यही सवाल किया था, लेकिन कल का जो सॉल्यूशन था वो पानी था। आज मेरा सॉल्यूशन क्या है? हेक्सेन। और हेक्सेन वाले केस में आपको पीएच के बारे में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये जो आपका एसिड है, जो डीएनए है, ये असल में अपने प्रोटॉन को डिसोसिएट नहीं करेगा। आंसर है कि जो भी पीएच आपकी शुरुआत में होगी वो की वो ही पीएच रहेगी। तो अपन डीएनए को यहां से शुरू करते हैं। अच्छा सवाल था ना, बड़ा सिंपल सा सवाल था। शब्दों पर वापस आ जाते हैं कि डीएनए की स्टोरी एग्जैक्टली है क्या। बहुत सिंपल सिंपल बातें हम कर रहे हैं। सबसे पहले इस ए का मतलब आपका होता है एसिड। आपने कहा हाँ यार, एसिड तो होता है सारा का सारा मामला। हम इस डी और एन में, इस डी का मतलब होता है शुगर। आपने कहा हाँ, हमने सुना हुआ है। इस एन का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। आप वापस से इसकी जब फुल फॉर्म लिखने बैठते हो तो आप कहते हो कि इट इज, सारा मामला क्या हुआ? डीऑक्सी राइबोस, तो इसकी शुगर है। न्यूक्लिक एसिड में हमने कहा न्यूक्लिक, न्यूक्लियस में पाए जाने वाली एक चीज है। और एसिड, एसिड का मतलब इसमें असल में होता है H3PO4। हम इन तीन शब्दों पर चले आएंगे बड़ा रफ्तार के साथ। कोई प्रश्न हो आप अपना प्रश्न लिखते जाइए, अभी अपन डाउट चालू करेंगे तब आप मुझे बताएंगे। शब्दों पर चले आए सबसे पहले इस नाइट्रोजनस बेस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस में डीएनए के संबंध में हम एजी और टीसी के बारे में बात करते हैं, या एजीसीटी बोल लीजिए, जो भी आपको पसंद है। इन दो को आप कहते हो कि ये प्यूरिन है। ये कल की क्लास को मैं रिवाइज कर रहा हूं, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, इन दो के बारे में आप कहते हो कि ये मामला है पिरिमिडीन का। शब्दों को पहले याद करेंगे कि चीजें हैं क्या, कहां कहां से क्या क्या चीज बनती है। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, क्या क्या? प्यूरिन और पिरिमिडीन। आपने कहा हाँ भाई, होते तो हैं। क्या हमें ये स्ट्रक्चर याद है क्या? आप कई बार सोचते हो कि यार स्ट्रक्चर याद करना क्या वाकई महत्वपूर्ण होता है? जरा देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण होता है। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे एडिनिन का केमिकल फॉर्मूला बोल के बताओ। एडिनिन क्या चीज होती है? ठीक है, एडिनिन का
केमिकल फॉर्मूला बोल के बताओ। तो आप क्या कहोगे? एडिनिन इज द 6 अमीनो प्यूरिन, आप ऐसे बोल के बताओगे। मैं कहूंगा चलो स्ट्रक्चर लिख के बताओ, आप कहोगे हम तो कंफ्यूज्ड हैं। जरा उस कंफ्यूजन को सही ढंग से बात कर लेते हैं। जस्ट ए मिनट। चलो भैया, किसी का ऑडियो चालू है प्लीज? पूजा चौहान जी ऑडियो बंद कीजिए अपना। ऑडियो। हमने प्यूरिन के स्ट्रक्चर को फिर से लिखा। इसको ऑफ करो। हमने प्यूरिन को लिखा और इधर की तरफ हमने लिख दिया पिरिमिडीन। बेसिक रिंग स्ट्रक्चर दोनों के समान है। सबसे पहले हम नंबरिंग को सीखते हैं कि नंबरिंग कैसे की जाती है प्यूरिन और पिरिमिडीन में। हमने कहा नंबरिंग कैसे करोगे? आपको घड़ी को थोड़ा सा याद कर लो। आपने घड़ी को याद किया और आपने घड़ी को ऐसे बना दिया। ये कितने बजे बजती है? 12, ये 3, ये 6 और ये हो गया आपका 9। अगर आप ऐसे जाओगे तो इसको क्या बोलते हो? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सा होता है? क्लॉकवाइज। और अगर उल्टा जाओगे तो क्या बोलते हो? एंटी क्लॉकवाइज। आपने कहा हाँ यार घड़ी तो हमें आती है। ये चीज क्या होती है? एंटी क्लॉक। और ये वाली चीज क्या होती है? क्लॉक। जरा शब्दों को देखते हैं। अगर यहां पर मुझे नंबरिंग करनी है, कहां पर? ये चीज क्या है? प्यूरिन। और ये चीज क्या है? पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन नंबरिंग की। और मैंने कहा प्यूरिन की मुझे नंबरिंग करनी है तो आप कहो 10 बजे से उल्टा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 और 6। एरोमेटिक्स में नंबरिंग इस प्रकार से हो रही है। फिर नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। आप लोग लिख पा रहे हैं मेरे ख्याल से साथ साथ। पिरिमिडिन में नंबरिंग होती है सुबह 6 बजे से। यहां क्या लिखोगे? 10 बजे से उल्टा। नंबरिंग करने का स्टाइल सिर्फ अपने को एक ट्रिक डेवलप करनी है। यहां बोलना 6 बजे से, 6 बजे से सीधा। 6 बजे से सीधा। आपने कहा हाँ यार ये तो बड़ी शानदार बात है। 6 बजे सीधा कैसे? एक, इसको कलर चेंज करके बात कर लेते हैं अपन। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 बजे से सीधा और 10 बजे से उल्टा। आपने कहा जी बड़ी आसान बात है। कौन लोग हैं जो ये है? आपने कहा ए जी और यहां पर कर दो सी यू टी कट। इसमें से यू के संबंध में याद रखना। इसकी बात करते हैं अपन आरएनए में। आसान है, ठीक है। चलो, आसान है। आसान है तो हमने फटाफट से इस कहानी को हल्का सा ट्विस्ट दे देते हैं। मैंने कहा अगर मुझे प्यूरिन्स याद करनी है तो मैं पहले तो शॉर्टकट बना दूं कि यार मुझे इतना लंबा लंबा बार बार क्यों बनाने बैठूंगा। मैं क्या करूंगा? गोला बना दूंगा। गोले का मतलब अब हमें पता है कि गोले का मतलब असल में ये वाला होता है। गोला क्या है? ये वाला गोला असल में ये है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहो एडेनिन अपने सिर पर अमीनो ग्रुप लेके बैठा है। एडेनिन का सिर कहां पर हो गया? 6वें नंबर। एडेनिन अपने सिर पर अमीनो ग्रुप लेके बैठा है। हमने कहा हाँ ये तो बड़ा आसान है। फटाफट से आपने फॉर्मूला क्या लिख दिया कि 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन। आसान है। मैंने कहा भैया
जी लिख के बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं किया। अमीनो ग्रुप को धक्का दे दो। लो जी लो, धक्का दे दिया। ये गोला बनाया, ये गोला बनाया, और अमीनो ग्रुप को बाजू में धक्का दे दो। बाजू में जो जगह है वो ये वाली है। एन के ऊपर कोई नहीं आना चाहता। वो कहेगा कि मेरे को तुम धक्का दे दो, और धक्का देके कहां गिराओ? इस जगह पर। तो अमीनो ग्रुप को मैंने धक्का दे दिया। इज इट सिंपल? अमीनो ग्रुप को धक्का दिया तो यहां बन गया ओ, क्योंकि कभी भी आप डीएमिनेशन करोगे तो उस जगह पर ऑक्सो ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं। आसान है। ऑक्सो ग्रुप क्रिएट हो गए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई। फटाफट से आपने लिख दिया जी। फार्मूला क्या बोलोगे? 6 ऑक्सो, नंबर वहां से उठा रहा हूं मैं। 6 ऑक्सो 2 अमीनो, 2 अमीनो। और क्या चीज हो गई वापस से? ये प्यूरिन। आसान है। सिंपल सिंपल तरीके से जाओ। वापस से ध्यान से देखोगे, मैंने छठवें नंबर की पोजीशन और दूसरे नंबर की पोजीशन के ऊपर काम किया है पूरा। ये कौन सी है? छठवीं पोजीशन। और ये कौन सी? दूसरी पोजीशन। एडिनिन का नाम आपने कैसे लिखा है? 6 अमीनो प्यूरिन। ग्वानिन का आपने नाम कैसे लिखा है? 6 ऑक्सो 2 अमीनो प्यूरिन। आपने कहा तो बड़ा आसान है। अगर मैं कहूं कि अब आप CUT कट का स्ट्रक्चर लिख के बताओ, फटाफट से याद करके देखो कैसे लिखोगे। आसान तरीका। अपने को सबको ये पता है कि ए जो है वो टी के साथ पेयर करता है। हाँ जी हाँ। जी सी के साथ पेयर करता है। इज इट सिंपल? जब ऐसा मामला है तो सी का अगर आपको पेयरिंग करवानी है तो जी का उल्टा कैसे बनाओगे? आप कहोगे यार जी का अगर मुझे उल्टा बनाना है तो वापस से ऊपर अमीनो ग्रुप लिखा और इधर की तरफ ओ लिख दिया। देखो यहां पर क्या लिखा है आपने? ओ को और NH2 को फ्लिप कर दिया, ये बन गया आपका उल्टा। और इस जगह आपने क्या लिख दिया? सी। सी का स्ट्रक्चर असल में कैसा होता है? सी का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। नंबरिंग करोगे तो क्या बोलोगे? 4 अमीनो और 2 ऑक्सो। मामला क्या बन गया? पिरिमिडीन। आपको फटाफट फटाफट चीज याद होगी। वापस से ध्यान से देखो। एडेनिन मतलब सिर पे मटका रख दो। मटका में क्या भर दिया? अमीनो ग्रुप। जी का मतलब मटके को धक्का दे दिया। कहां पर गिराओ? बाजू में। और जहां गिरा उस जगह पर क्या क्रिएट कर दिया? ओ। इसका ठीक उल्टा स्ट्रक्चर क्या बन गया? सी। आपने कहा यार 3 तो स्ट्रक्चर याद हो गए। अगला नाम। मैंने कहा अगर इसका डीएमिनेशन करेंगे, केमिस्ट्री में अगर डीएमिनेशन करोगे अमीनो ग्रुप का तो क्या बनेगा? ओ। वापस से मैंने गोला खींचा। मैंने कहा अगर मैं इसका डीएमिनेशन करूं तो क्या बनेगा? ओ। और ये चीज वापस क्या बन गई? ओ। क्या बन गया? यू। वापस ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? यूरेसिल का। मैं जानबूझ के सीधी सीधी लाइनें नहीं बना रहा क्योंकि गोले याद करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा ज्यादा आसान होता है। मैंने अगला काम किया। रिएक्शन क्या बनाई मैंने? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन किसका किया? अमीनो ग्रुप का। मामला क्या बन गया? ये वाला। मुझे लगा आगे एक चीज और कर सकते हैं, और वो है मिथाइलेशन। आप सोचोगे इसको याद करने का क्या सिग्निफिकेंस है? हर चीज का कोई महात्म्य होना चाहिए। इस महात्म्य को देखने के लिए पहले हम ये स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं। ये मैंने वापस गोला बनाया। मिथाइलेशन करने की मेरे पास सिर्फ एक ही जगह है, और वो है 5वें नंबर पे। ये बन गया टी। थायमिन बन गया। आपने कहा तो बड़ा आसान है। वापस से इसको सही ढंग से करते हैं। एजी तुम बहुत प्यारे हो। एजी तुम बहुत ही प्यारे हो। और कितने प्यारे हो? प्यूरिन के बराबर प्यारे हो। और क्या करते हो? पिरिमिडीन को कट लगाते हो। एजी तुम बहुत प्यारे हो, पिरिमिडीन को कट लगाते हो। कट लग गया पिरिमिडीन को। आपने कहा हाँ यार ये तो बड़ा आसान है। स्ट्रक्चर कैसे याद किए थे आपने? सिर के ऊपर मटका रख दिया। किसका? अमीनो ग्रुप का।
इस जगह पे क्या लिखा, उस मटके को धक्का दे दिया, और धक्का दे दिया तो मामला क्या बन गया, ये वाला। ठीक है, इसका उल्टा स्ट्रक्चर आपने यहां क्रिएट कर दिया। इस उल्टे स्ट्रक्चर में डीएमिनेशन किया तो आपने यू बना दिया, और यू में आपने मिथाइलेशन किया तो सी टी बना दिया। एजी तुम बहुत प्यारे हो, पिरिमिडिन को कट लगाते हो, और जब भी आपको ऐसा देखना है तो आप ऐसे देख लो। अब मेरे ख्याल से दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, कोई आवश्यकता नहीं है। एनी डाउट आप अपना हैंड रेज कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछने के लिए, अदरवाइज ऑडियो ऑफ रखिए प्लीज। कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट जो आप पूछना चाहें। एक अच्छा सवाल कल मैंने लोगों से किया था कि भाई ये ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। लोगों ने मेरे को चार चीजें कही कि पहली चीज तो वार्तालाप होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने कहा जी डिसिप्लिन का तो एक ही तरीका है कि मैं क्लास में कह दूं कि 9:30 बजे क्लास है और 9:35 तक किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, भाई साहब पूरी क्लास आ गई। एग्री कर रहे हैं मुझसे? हाँ तो बोलो। और डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? मैंने कहा जी तीसरी चीज और ऐसा होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल में हम अभी अगले 3 दिन सिर्फ आपके साथ इस तरह से जूम के ऊपर क्लास ले रहे हैं। अभी 3 दिन में हमारी ऐप के ऊपर पेड वाले वर्जन में क्लास होगी, तो शेड्यूल आपके पास प्रॉपर होगा किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, इमीडिएट डाउट क्लियरिंग होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से डाउट क्लियर होने चाहिए। इमीडिएट डाउट क्लियर। तो डाउट क्लियर के लिए मेरे पास रेज हैंड है और आपकी आवाज भी है। आपकी आवाज मैं उन्हीं की ऑन करूंगा जो रेज हैंड करेगा। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खैर, संभव है, हर चीज संभव है। आप भी एक बार शक्लें तो दिखा दो मुझे, वीडियो ऑन करके। मेरी क्लास में कौन कौन बैठा है मुझे भी दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी पता होना चाहिए कौन खाना खाते खाते क्लास देख रहा है, कौन बिना नहाया गया। क्या ख्याल है? यस। रेणुका, रेणुका आरती नाम भूल गया मैं। सर्दी भी लग रही है भाई साहब, टोपा शोपा पहन के सब लोग, लक्ष्मी जानू जी। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब आपको सिर्फ एक चीज करके देनी है, और वो है आपका अपना डिसिप्लिन। जहां आप बैठे हो, जैसे आप बैठे हो, वो ठीक वैसे ही बैठोगे जैसे क्लास में बैठते हो, ठीक वैसे ही। उसके अलावा कोई वो नहीं। ऑन करो। और ये जितने भी नाम है ना, ओप्पो 12 और गैलेक्सी M21, इनको छोड़ के अपना वो प्रोफाइल में जाके नाम चेंज कर दो। मुझे पता होना चाहिए नाम क्या है आपका। यस, जिन्होंने हैंड रेस किया है प्लीज उनको ऑन करो, ऑडियो ऑन करें। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। गैलेक्सी M21 जिनका नाम है, कुछ पूछना है आपको? गैलेक्सी M21 ऑफ कर दो। चलिए, नहीं पूछना, हैंड रेस किया था, कोई बात नहीं। सो स्टोरी गोज लाइक हियर। अभी वापस अपन, तो वार्तालाप आपके पास मेरे पास संभव है। डिसिप्लिन आपको मुझे देना पड़ेगा। आपको ठीक समय पर क्लास में आना है, यहां पर वीडियो ऑन करके बैठना है। जितना समय, जब जब मैं कुछ पूछूं आप मुझे जवाब दोगे प्रॉपरली। शेड्यूल मैं आपको दे ही दूंगा, क्योंकि पहला हम लोग शुरुआत, अभी आज मैं मॉलवाई को ले रहा हूं, कल मैं थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री लूंगा, और तीसरे दिन हम लोग एक और डेमो क्लास करके अपना कोर्स शुरू करेंगे। कोर्स में आपके पास 3-4 तरह के वेरिएशन है जो मैं कल आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इमीडिएट डाउट क्लियरिंग बिल्कुल संभव है मेरे साथ। आप मेरे साथ अगले 2 घंटे तक बैठे हुए हो, आराम से मजा आएगा। याशिका जी हाय, गुड मॉर्निंग। सर्दी में मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मजा आ रहा है सर्दी में। चलिए, दैट्स ब्यूटीफुल। हम जरा इस कहानी को आगे लेके आ जाते हैं कि मैंने आपसे प्यूरिन पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर सिखा दिए। मेरे को ये सब याद करने का फायदा क्या है, क्यों मुझे याद करना चाहिए? मैंने आपसे सवाल किया कि ए जी तो मैंने बना दिया, सी यू टी कट भी मैंने बना दिया। आपने कहा हाँ। मैंने आपसे प्रश्न कर लिया कि अगर मैं सी के अंदर मिथाइलेशन कर दूं और उसके बाद मैं डी एमिनेशन कर दूं, जो कि पहले वाले से ठीक उल्टा है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा फेमस सा सवाल है। ये फेमस सवाल इसलिए है क्योंकि
इसका जो डिस्कशन करूंगा मैं, वो म्यूटेशन करके एक चैप्टर आएगा, वहां मैं बराबर बराबर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपसे बात करूंगा। अभी जो मैंने आपको सिखाया है वो क्या सिखाया है, यहां से यहां और यहां से यहां, इन दो जगहों पर जाते हुए आपको क्या इस्तेमाल करना था। आपने कहा हमने पहले डी एमिनेशन इस्तेमाल किया था और उसके बाद हमने मिथाइलेशन इस्तेमाल किया था, यही किया था। मैंने कहा मैंने तो इसको उल्टा कर दिया, अब क्या होगा। आसान सवाल है, आपके पास पहला आंसर होना चाहिए यहां क्या होगा। कोई जवाब देना चाहे तो चैट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिए प्लीज। सेम बनेगा, यस बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन बीच में कुछ और बनेगा। जल्दी से फटाफट से, 5 मिथाइल साइटोसिन, यस। मामला क्या होगा, 5 मिथाइल साइटोसिन, और उसके बाद अंत में वापस से थायमिन। प्रकृति में ये जो घटना है ये हर वक्त घटित होती रहती है। आप ऐसा कोई तरीका सोच ही नहीं सकते कि नेचर में हमारे डीएनए की अलग अलग जगहों पर मिथाइलेशन वाली घटनाएं घटित न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। न सिर्फ आपके इसका साइटोसिन का, एडिनिन का भी मिथाइलेशन लगातार होता रहता है। और जब तक ऐसा चलता रहता है तो हमारे अंदर पॉइंट म्यूटेशन, एक शब्द आपने सुना होगा, पॉइंट म्यूटेशन लगातार आते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि बेस मॉडिफिकेशन। केमिस्ट्री में एक शब्द होता है बेस मॉडिफिकेशन, लगातार घटित होता रहता है, ठीक है। और इस लगातार बेस मॉडिफिकेशन की वजह से हम हर वक्त म्यूटेट होने के कगार पे होते हैं। लेकिन प्रकृति में क्या होता है, चीजों को रिवर्स करने का तरीका भी होता है कि यार कोई चीज गड़बड़ हो गई उसको वापस रिवर्स कर दो। रिवर्स हो गया तो आप नॉर्मल हो, लेकिन अगर गड़बड़ रह गई तो जो चीज सी थी वो क्या बन गई, टी। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक जगह पर जी सी आमने सामने बैठे थे, और अगर आपने इस सी को टी में परिवर्तित कर दिया 2 स्टेप के द्वारा, तो ये असल में क्या पेयर बन जाएगा, आपने कहा जी एटी। तो डीएनए वैसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं। ये मैंने अभी तक आपसे जो बातें की है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस को याद करने का कारण क्या है, क्यों हमें नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पता होना चाहिए, ये उस बारे में बात की है। इज इट क्लियर। कोई बात नहीं, फंडा क्लियर है। हम जरा इस चीज को फिर से देखते हैं। मैंने एक बार फिर जो चीज डिफाइन की वो ये कि भाई मैंने नाइट्रोजनस बेस तो आपको बता दिया, जरा नामों को एक बार फिर कर देते हैं। मैंने कहा, मैंने सबसे पहले लिखा एन, एन फॉर नाइट्रोजनस बेस। आपने कहा एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। आपने 4 नाम लिखे। आपने कहा जी बड़ा आसान है। तो मैंने कहा एन तो चलो ठीक है, अगर मैं इसको न्यूक्लियोसाइड लिखता तो क्या लिखता। फिर आप लिखते हैं, नाम सुना हुआ सा है सभी का, लिखते जाइए प्लीज। एडिनोसिन, पेन चलाएंगे तो बेहतर रहेगा राजेश जी, अगर आप पेन चला सकते हो तो। गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। आसान है। शब्दों को देखेंगे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ये चीज क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। ऑडियो ऑन करो। हाँ वर्षा जी सवाल कीजिए, आपका ऑडियो ऑन है आपका। वर्षा नगर, सवाल पूछिए आपका। तो मेरे ख्याल से गलत से दबा दिया उन्होंने। वर्षा नगर, जो सवाल पूछना है पूछे प्लीज।
गलती से दब गया, कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे। ये वाला मामला क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड। वापस से शब्दों को देखेंगे, एडिनिन से क्या बनेगा, एडिनोसिन, आपने नाम सुना होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानिन से क्या बना, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी, आपने नाम सुना होगा। साइटोसिन, साइटोसिन से क्या बना, साइटिडीन। ठीक है, यूरेसिल, यूरेसिल से क्या बना, यूरिडीन। थाइमिन से क्या बना, थाइमिडीन। लेकिन एक तीसरा नाम और चलता है, और तीसरा नाम होता है आपका एन, एस और पी। यानी कि अगर फास्फेट जुड़ जाए तो क्या होगा, शब्द क्या बनता है आपका, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड लिखने के लिए इसको क्या करोगे आप कहोगे एडिनाइलेट। ग्वानिसिन के लिए क्या बोलोगे, ग्वानाइलेट। साइटिडीन के लिए क्या बोलोगे, साइटिडाइलेट। यूरिडीन के लिए क्या बोलोगे, यूरिडाइलेट। और थाइमिडाइलेट। तो ये तीन चार तरह के जो नाम हैं, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। एडिनिन, एडिनोसिन, एडिनाइलेट। ग्वानिन, ग्वानोसिन, ग्वानाइलेट। साइटोसिन, साइटिडीन, साइटिडाइलेट। यूरेसिल, यूरिडीन, यूरिडाइलेट। थाइमिन, थाइमिडीन, थाइमिडाइलेट। आसान है, आसान है तो फटाफट से लिख डालो। आप कहोगे ये वाला मामला कैसे बनेगा, मैंने कहा कुछ नहीं, अपन ने नाइट्रोजनस बेस तो याद कर ही लिए। ठीक है, इन दो जगहों पर नाम लिख के रखना कि यहां से यहां जाते वक्त हम N9 का इस्तेमाल करेंगे, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरह से अब आपको कहोगे N9 कहां पर है, अभी अभी आपने N9 यूज किया था। यहां से नीचे जाते वक्त आप हमेशा N1 का इस्तेमाल करोगे। N9 N1 आपको याद आता होगा, कहीं लिखा था आपने। इज इट क्लियर, अपन करके देखते हैं करना क्या है। हमने नाम तो याद कर लिए, पहली लाइन किस चीज की है, नाइट्रोजनस बेस। दूसरी लाइन किसकी है, न्यूक्लियोसाइड, जब न्यूक्लियो सुगर के साथ जुड़ गया। तीसरी लाइन किसकी है, जब फॉस्फेट जुड़ गया। मैं किसी भी एक को आपके सामने बना देता हूं। मैंने कहा मैंने ये बनाई सुगर। सुगर कौन सी है, आपने कहा जी 5 कार्बन वाली सुगर है, जिसमें इधर की तरफ मैंने OH लगाया है। कौन कौन से 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां कार्बन। कार्बन नंबर 1 से मुझे सपोज किसी को जोड़ना है, तो ये मैंने बनाया छोटा गोला, और ये मैंने बढ़ा दिया बड़ा गोला, और मैंने लिख दिया यहां A। अब मुझे तो बड़ा आलस आता है भाई, सही बात तो ये, तो मैं क्यों मेहनत करूं, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर तो याद कर ही रखे हैं सारे के सारे। मैंने सारे स्ट्रक्चर याद कर रखे हैं। एडिनिन का ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहां से जुड़ रहा है, आपने कहा जी ये तो 9 नंबर है, और ये आपका, ये गलत बना दिया मैंने, ये 9 नंबर है और ये ऊपर 7 नंबर है। तो 9 नंबर से मैंने एडिनिन को जोड़ा है। अगर मैं यहां पर फॉस्फेट जोड़ूं, तो फॉस्फेट को रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, यहां पर से मैं रिएक्शन कराऊंगा, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैंने 3 फॉस्फेट जोड़ दिए, ये आपका किस चीज का स्ट्रक्चर बन गया, ये असल में बन गया एटीपी का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी पूरा नहीं है, ध्यान रखना, मैंने ये 2 जगह खाली छोड़ रखी है अभी। यहां पर O के साथ जोड़ा हुआ था, इस जगह H लगाना है, और इस जगह पर आपको OH लगाना है, बन गया पूरा सुगर। डीऑक्सीराइबोज सुगर तो लाल वाली चीज, एडिनिन बन गया ये वाला, और ट्राइफॉस्फेट बन गया ये। तो एडिनोसिन इतना वाला हिस्सा, और ये ट्राइफॉस्फेट इतना वाला हिस्सा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप सोचोगे यार ये एटीपी का स्ट्रक्चर क्यों सिखा रहे हो भाई साहब, जरा देखते हैं एटीपी का स्ट्रक्चर हमें क्यों सीखना है। पहला सूत्र, आपको यहां पर मैं एक नई चीज सिखाऊंगा, वो है अल्फा बीटा गामा को डिनोट करना। क्योंकि जब भी मैं आपसे डीएनए रेप्लिकेशन के संबंध में बात करूंगा, या मैं ट्रांसक्रिप्शन के संबंध में बात करूंगा, तो मुझे बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
मुझे आरडीटी के वक्त जब मैं डीएनए लेबलिंग करूंगा तो मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो भी फॉस्फेट आपके सबसे नियरेस्ट होता है उसको आप बोल देते हो अल्फा। किसके नियरेस्ट? इस शुगर के नियरेस्ट। दूसरे नंबर की चीज होगी बीटा और तीसरे नंबर की चीज होगी गामा। अल्फा बीटा गामा, सबसे दूर वाले को गामा, सबसे पास वाले को अल्फा, बीच वाले को बीटा। तो एटीपी में अगर आप तीन फॉस्फेट को बोलोगे, जो कि असल में मैंने एटीपी नहीं बनाया, ये डीएटीपी बनाया भाई। एटीपी होता तो यहां पर राइबोज होती, यहां पर मैंने डीऑक्सी राइबोज लिखा है। आई होप आपको पता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, ये अपन कार्बोहाइड्रेट की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना आवश्यक है कि मैंने ये डीऑक्सी राइबोज लिखते हुए डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा है। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर मैंने ओएच नहीं बताया है। शब्दों का आप वैसे ख्याल रख सके तो रख लीजिएगा। दो शब्द होते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये नाम सुने होंगे आपने। इसके केस में 2 नंबर का OH मिसिंग होता है, ये मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की क्लास में सिखाऊंगा। और यहां पर ये पूरा पूरा होता है। दोनों की खास बात क्या होती है कि दोनों के दोनों आपके 5 कार्बन वाली चीज है, 5 कार्बन वाली एल्डोस शुगर। क्या होता है वो अपन बाद में करेंगे, अभी तो अपन इतना सही कर रहे हैं। मैंने आपको क्या सिखा दिया? मैंने आपको सिखा दिया अल्फा, बीटा और गामा, 3 पोजीशन को लिखना सिखा दिया। आपने कहा इसको सीखने का क्या फायदा है? मैंने कहा जरा पहले देख लेते हैं। इसको तो अपन आगे देखेंगे, पहले अपन देखते हैं डीएनए को बनाते कैसे हैं। मैंने कहा जी मैंने फॉस्फेट बनाया, उसको मैंने पी से डिनोट कर दिया। इस फॉस्फेट के साथ मैंने शुगर जोड़ दी, इस फॉस्फेट के साथ एक और शुगर जोड़ दी, इधर की तरफ एक और फॉस्फेट बना दिया, इधर की तरफ एक और शुगर जोड़ दी। आपने कहा हाँ यार तो आसान है। शुगर के साथ मैंने यहां नाइट्रोजनस बेस जोड़ा, अभी मैं कोई नाम नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, नाइट्रोजनस बेस जोड़ा। इस नाइट्रोजनस बेस को मैंने कहा कि भैया तुम तो कनेक्शन बनाओ सामने वाले के साथ। इसने कहा ठीक है, सामने वाले के साथ मैं कनेक्शन बना लेता हूं। तो 3 लोगों ने सामने वालों के साथ कनेक्शन बना लिया। इन्होंने कहा हमें भी कहीं ना कहीं जोड़ो, तो हमने कहा तुम भी अपने अपने एस के साथ जुड़ जाओ। इन्होंने कहा फिर क्या? मैंने कहा फिर कुछ नहीं, अपने अपने पीछे पीछे तुम ऐसे फास्फेट के साथ जुड़ जाओ। आपने कहा जुड़ तो गए। सीखा क्या हमने? बड़ी शानदार सी चीज सीखी है अपन ने। हमने वो 4-5 तरह के बॉन्ड जो डीएनए को बनाने में चाहिए, हमने असल में उनके नाम लिख दिए। कौन कौन से बॉन्ड? पहला तरह का बॉन्ड, इस जगह पे नाम डाल दो 1। फिर दूसरे तरह का बॉन्ड, फिर लीजिए कौन सा नंबर इन्वॉल्व होता है। तो अभी अभी आपने नंबर्स लिखे थे कि अगर आपको नंबर लिखना पड़े तो ये वाला नंबर क्या होता है? N9। और ये वाला नंबर कौन सा होता है? N1। N1 किस में होता है? पिरिमिडीन में। N9 किस में होता है? प्यूरिन्स में। आपने कहा जी बड़ा आसान है। अगर मामला ऐसा है तो ये वाली चीज का नाम और याद रखना है अब अपने को, शुगर के साथ जोड़ने वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर के साथ जोड़ने वाला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमने कहा जी हाँ। तीसरे नंबर पे मैं डैश 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 लाइन बना रहा हूं। डैश 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 लाइन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। चौथे नंबर की बड़ी खतरनाक सी चीज है और उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और इसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा, तीसरे और चौथे के बारे में। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, या इस वजह से जो घटना घटित होती है उसको बोलते हैं बेस स्टैकिंग।
मैं जरा शब्दों पर आ जाऊं कि यार ये दो शब्द मैंने अलग से क्यों लिए, जरा इस बात पर हम थोड़ी सी बात कर लें। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। पहली चीज, ये बॉन्ड नहीं है, यह कोई बॉन्ड नहीं है। नाम चाहे इसका हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड किसको बोलते हैं? जब शादी हो जाती है। लेकिन ये शादी तो हुई नहीं। आपको कि शादी का मतलब क्या है? मैंने कहा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आपने कहा फोन कर लो, फोन कर लो। हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीन लोगों के साथ बनता है, और अगर और ज्यादा इन्वॉल्व करोगे तो ये भी कभी कभार इन्वॉल्व हो जाता है। इस फोन कर लो वाले लोगों की खास बात क्या होती है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। हमने कहा बॉन्ड नहीं है यानी कि शादी नहीं हुई। जरा शादी नहीं हुई का कंसेप्ट देख लेते हैं। मैं पहले वाटर के बारे में आपसे बात कर लूं। पानी का एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, और पानी कैसे लिखते हो आप? H2O। हमने कहा जी हाँ, उसमें ये O जो है, ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहा जा रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है भाई साहब। जरा देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का फंडा क्या है। ये जो H है, ये कहता है यार भाई OH, आपने ठीक है यहां शादी कर ली, पर चूंकि आप सामने वाली खिड़की में हो, तो सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। तो सामने वाली खिड़की में जब चांद का टुकड़ा रहता है, तो मामला क्या हुआ? एक अट्रैक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ढेर सारे मॉलिक्यूल इस संसार में एक दूसरे के आसपास आसपास हैं। और अगर ये घटना घटित हो जाए कि भैया ये तो O हो गया, ये इसका H हो गया, और इसका लफड़ा चल रहा है इस O के साथ। हमने कहा जी ठीक है, ये H हो गया, इसका लफड़ा चल रहा है इस O के साथ, ये H हो गया, और से फॉर एग्जांपल ये इसका H हो गया। इसको जोड़ दो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इधर की तरफ ये, इधर की तरफ ये, इधर की तरफ ये, और हो सकता है ये इसके साथ, एंड सो ऑन। एक केज क्रिएट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड केज। पूरी की पूरी जो बात है, जो आपको याद रखनी है, जो बड़ी शानदार बात है, इसके ऊपर आपके एग्जाम्स में हर बार सवाल आता है, सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैं हर बार हाइड्रोजन को 180 डिग्री पर रख रहा हूं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने बनाते वक्त इसका खास ख्याल रखा है। मैंने कहा यहां से यहां तक लाइन खींची जाए। देखो ध्यान से, यहां से मैंने यहां तक लाइन खींची। इस ऑक्सीजन को बोलते हैं डोनर, जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की शादी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्ड की शादी किसके साथ हुई है? इस ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का अवैध संबंध किसके साथ हो रहा है? इसके साथ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि डायरेक्टली ये अटैच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में है। तो इस 2 नंबर को हमेशा क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर। डोनर, और इधर हो गया ये एक्सेप्टर। डोनर से एक्सेप्टर तक की अगर लाइन खींची जाए तो ये लाइन सीधी होनी चाहिए, और ये जो एंगल होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 डिग्री। जो लाइन आपको याद रखनी है हाइड्रोजन बॉन्ड के संबंध में, वो कहना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी स्टेबल होगा जबकि डोनर, फिर बीच में लिखो H, और फिर लिखो एक्सेप्टर के बीच 180 डिग्री बन रहा हो। जो ही आप इससे हटोगे वो बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि सामने वाली खिड़की से वो कहीं और चला गया तो मामला, जो अफेयर है वो टूट जाएगा। अफेयर तभी तक चलेगा जब तक सामने है। शब्द याद रखना है, सामने। और सामने का मतलब होता है 180 डिग्री, मेरे सामने।
इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, मजे की बात है मेरे पीछे वाला भी 180 डिग्री है। बायोलॉजी में 360 कुछ नहीं होता। कृपया करके मैथमेटिक्स ना घुसाएं, बड़ा भयानक हो जाएगा वरना। कोई प्रश्न आपका है तो हैंड रेज कीजिए रिएक्शंस में जाके, जो आप पूछना चाहें। हाइड्रोजन बॉन्ड के संबंध में मैंने आपसे बात की। आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर भी मैंने 180 डिग्री ही बना रखा है। ध्यान से देखें, मैं हर जगह 180 डिग्री बनाऊंगा। 180 डिग्री के बिना मामला बैठेगा ही नहीं। यानी कि आप टेढ़ा नहीं कर सकते कि यार टेढ़ी तरफ चला जाए, टेढ़ा कुछ नहीं होता। बायोलॉजी में हर चीज सीधी होगी, क्योंकि टेढ़ा होते ही टूट जाएगा। कमजोर है बहुत, सिर्फ आकर्षण है, बंद नहीं है, सिर्फ आकर्षण। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कि ये बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक आकर्षण है। किसके बीच में? कि हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में शेयर होता हो। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है। ये मामला तभी तक बैठेगा। आसान है। कोई सवाल जो आप पूछना चाहें हाथ रेज कीजिए फटाफट, मैं अगली अगली स्टेप पर आ रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चौथे नंबर पर जाऊं, और चौथे नंबर की चीज कुछ यहां से शुरू करेंगे वापस। मेरी चौथे नंबर की चीज थी ये वाली, जिसको मैंने कहा कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, या इसको हम शब्द बोलेंगे बेस स्टेकिंग। जरा मैं आपके मकान बनने की प्रक्रिया पर आ जाऊं कि आपका मकान ईंटों से बना हुआ है, और जब ईंटें होती है तो ईंटें कैसी होती है? चपटी। ईंटें कैसी होती है? चपटी। एक चपटी ईंट, दूसरी चपटी ईंट। और ये चपटापन जो होता है आपके इन मकानों का, ये किस वजह से होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपने कहा ये कौन सी बातें कर रहे हो, और ये कैसी ईंट है अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी? मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारा का सारा मामला है एरोमेटिसिटी का। और जितने भी एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनका मामला क्या होता है कि उनका जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में होता है। आपने कहा हाँ यार, ये बात तो हमें ही पता है, 11 12 से पढ़ रहे हैं अपन। सभी प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? प्लेनर, चपटा। और चीजें अगर गलती से चपटी हुई तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। आपने कहा हाँ। एक शब्द आपने और सीखा था कि जब भी इस तरह से पाई बॉन्ड क्रिएट होते हैं, तो आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, और उस शब्द को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन। और इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बादल क्रिएट हो जाते हैं रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे, और उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। भैया इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बन जाता है तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? कुछ ऐसे। इसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इस तरीके से। इसको बोलते हो आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बन जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या करेगा? पानी को नहीं घुसने देगा। आप कहोगे सर ये पानी कहां से आ गया? तो ध्यान रखना, जीवन की परिभाषा में पहला शब्द होता है पानी। आप किसी भी बायोमोलिक्यूल से मेरे से बात करो, बगैर पानी की बात मत कर लेना, वरना वो बायोमोलिक्यूल बनेगा ही नहीं। जैसे मैं कहूं कि डीएनए, डीएनए डीएनए तभी तक होता है जब वो एक्वस मीडिया में होता है, पानी संबंधित किसी मीडिया के अंदर होता है। अगर आपने वो बिगाड़ दिया
पानी हटा दिया आपने, कहा मैं तो हेक्सेन में डालूंगा, तो डीएनए अपनी अवस्था में रह ही नहीं पाएगा। डीएनए कहेगा बस अब मैं बिगड़ रहा हूं, खत्म डीएनए। आसान है। चलो जरा देखते हैं। पानी को घुसने नहीं देगा। आपकी हाइड्रोफोबिक की परिभाषा क्या है? जल विकर्षी की और जल आकर्षी दो शब्द होते हैं। तो पानी को रिपेल करना, हाइड्रोफोबिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? कि जो पानी को दूर भगाए। देखो ये यही लिखा है मैंने, फटाफट से मैंने यहां पर शब्द लिख दिया कि इसकी वजह से यहां पर हाइड्रोफोबिक एरिया क्रिएट हो जाएगा। और जब हाइड्रोफोबिक एरिया क्रिएट हो जाएगा तो जितने भी लोग हैं ये कैसे हैं? चपटे। ये भी कैसा है? चपटा। दो चपटी चीजों के बीच में अगर इस तरह से आप ग्लू लगा दो, हाइड्रोफोबिसिटी का ग्लू लगा दो, तो उसको क्या बोलोगे? कि बेस की वजह से, बेस कैसे हैं? चपटे, सब चीजें एक दूसरे के ऊपर आ गई। स्टैकिंग का मतलब वो होता है एक दूसरे के ऊपर रखना, बेस स्टैकिंग। तो बेस स्टैकिंग कहां से आई? हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से। बेस स्टैकिंग क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि हमने कहा यार एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। कौन लोग? ये वाले। ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? आपने कहा नाइट्रोजनस बेस है भाई। नाइट्रोजनस बेस आपके एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली होती है वो कैसी होती है? चपटी। और चपटी चीजों के बीच में आपने बीच में क्लाउड घुसा रखा है। वो क्या कर रहा है? पानी को नहीं घुसने दे रहा। और जब पानी को नहीं घुसने देगा तो वो कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक एरिया। हाइड्रोफोबिक एरिया, तो इस पूरी घटना को आपने क्या बोला? बेस स्टेकिंग। चीजें आसान है। वर्षा जी, रिया जी, अंकिता, हर्षिता, जस्ट से यस। एक बार कमेंट बॉक्स में देखो तो सही, दिखाओ सही कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। यस तो लिखो कमेंट बॉक्स में आने वाले लोग। चैट बॉक्स में यस 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 यस। फंडे क्लियर है सारे? काम बन जाएगा। किसी को कुछ मुझसे कुछ पूछा नहीं यार, डाउट्स नहीं पूछे अभी तक। मैं तो सोच रहा था लोग मुझे आवाज देके पूछेंगे सर मुझे कुछ पूछना है। किसी को कुछ नहीं पूछना? नहीं, ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लियरिंग नहीं होती, ऑनलाइन क्लास में वार्तालाप नहीं होता, ऑनलाइन क्लास में फोकस नहीं होता। कुछ लोग तो शायद खाना बनाते हुए, एक बार वीडियो दिखाओ अपने अपने, खाना कौन बना रहा है देखें। वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये सारा खेल असल में आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर आधारित है। मैं आपको एग्जैक्टली वही तरीके से बता रहा हूं जो मैं ऑफलाइन में करने वाला था या करने वाला हूं। मुझे लगता है अगले 2 महीने सब कुछ बंद होने वाला है। और बंद नहीं भी होने वाला है तो मुझे आपकी जिंदगी आफत में नहीं डालनी, इसलिए मैं ऑफलाइन नहीं चला रहा अभी अगले 2 महीने तो एटलीस्ट वापस। बट चूंकि कुछ लोगों ने मुझ पर विश्वास करके कल आए थे, कुछ लोग तो आए थे, तो मैंने कहा चलो उनके विश्वास को, एटलीस्ट उनकी जो कंफ्यूजन्स हैं, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, वो करके दिखाए थे। हाँ, ये एग्जैक्टली लाइव क्लास है। ठीक है। यस राजेश जी, क्या ख्याल है? क्या ऐसे ही ऑफलाइन पढ़ते? बात करना चाहो तो कर लो एक बार। ऑडियो ऑन करो आपका। इनका ऑडियो ऑन कीजिए प्लीज, राजेश जी का। हाँ, म्यूट ऑफ करके आप कीजिए। हाँ राजेश, क्या ख्याल है? हाँ, फोकस हो रहा है, मन लग रहा है? सवाल मन लगने का है मुझे, क्योंकि बहुत सारा कुछ करना है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं चीजों को करने के। वो मैं बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हूँ, वो बात अलग है, मैं क्रिएशन करता नहीं हूँ, मुझे दिल नहीं करता यार। मेरे पास ये रिया जैन बैठी है आराम से मस्त। ये इस वक्त सीतापुरा में है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। गुंजन मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर दूर है। और बहुत सारे लोग बहुत बहुत दूर है जिनको मैं जानता हूँ। याशिका इस वक्त हिसार से जुड़ी हुई है। लक्ष्मी जानू अपने हॉस्टल से है। वर्षा नगर 12 जिले में अटरू नाम की एक जगह है, वहां से हैं। और कौन लोग? हर्षिता बोहरा, आप सीकर से हैं शायद। क्या मैं सही हूँ हर्षिता? इनका हर्षिता, इनका ऑफ कीजिए राजेश जी का। गॉड पे, हाँ। हम्म। क्लिक। हर्षिता, आर यू देयर?
हर्षिता जैसलमेर से, ओके सॉरी। क्या ख्याल है, एक बार ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए अपना। मैं वैसे लोगों को बहुत दिनों से कह रहा हूँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, बस आप तैयार तो हो। मेरी 4-5 क्लास एक बार लो। हमारी ऐप के अंदर ही ये सब कुछ शुरू हो रहा है एक्चुअली। अभी तो आज तो मैं जूम पे ले रहा हूँ। आपको अपने मोबाइल में सिर्फ जूम रखना है, ऐप के अंदर लाइव क्लास आएगी, और एक पैरेलल में एक और चीज हम चालू करेंगे जिससे आपकी रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। यानी कि जो मैंने पढ़ाया है ये असल में रिकॉर्ड भी कर चुका हूं मैं पहले। मीडियम का जहां तक प्रश्न है उसके लिए हिंदी मीडियम के नोट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे पैरेलल में। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं, तो वो एक बार आप मुझसे दोबारा जूम मीट पर बात करना। क्योंकि कई लोगों का मानना है नहीं ये तो ऑफलाइन क्लास, नहीं तो ऑनलाइन क्लास है, ये तो कुछ बड़ी लो ग्रेड मानते हैं। भाई साहब ऑनलाइन क्लास है तो मैंने फर्स्ट रैंक क्रिएट कर दी लास्ट ईयर। 2020 में फर्स्ट रैंक आया था मेरे यहाँ से ऑनलाइन। मैंने कभी उस व्यक्ति से मिला नहीं हूँ प्रत्यक्षतः, मैं मिला ही नहीं। नीलम जी, क्या ख्याल है? नीलम यहाँ से जमवा रामगढ़ है शायद, जमवा रामगढ़ साइड कहीं पे। आप कमेंट करना चाहें और बात करना चाहें तो बात कर लीजिए। इस नीलम को ऑन कीजिए प्लीज। नीलम शर्मा, ऑडियो ऑन करो अपना। हाँ, ऑडियो वीडियो दिखाइए, वीडियो ऑन करो। हाँ, क्या ख्याल है? अच्छा है ख्याल। आप आज आपने वो आपका चालू कर दिया है, आपकी जो सीरीज है उसका नाम है हिंदी में नेट लाइफ साइंस। आप गलत जगह पे कोड डाल रहे थे बार बार दोबारा से। आपने एक कोड डाल दिया, वो शुरू हो चुकी है सीरीज आपकी। सबसे नीचे वाली सीरीज थी आपकी जो चालू हो चुकी है, आपने कल ही चालू कर ली है। रोज रोज कोड नहीं डालते हैं, एक ही कोड को सब जगह यूज कर रही है। कोई बात नहीं है ना। मैं सोचू मैंने यार कोड कैसे इनवैलिड हो गया, कल तो चालू किया था इन्होंने। तो आपकी सीरीज चालू है, ठीक है, घबराना मत। हाँ जी, और बोलिए। चलिए अगली बात करते हैं अपन तो। मैंने वापस से उन 9 नंबरों पे आ जाऊं, 4 नंबरों पे आ जाऊं जो मैंने यहां लगाए थे। क्यों हमें ये बॉन्ड्स के बारे में इतनी सारी जानकारी दी जा रही है? मैंने यहीं पर एक पेज क्रिएट किया। पहला बॉन्ड मैंने क्या लिखा था? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आप कहोगे बनाएगा कौन? बनाने वाले और तोड़ने वाले। आपने क्या, तो बड़ी शानदार शानदार सी बात पूछी। बनाने वालों लोगों का नाम आज से याद रखना, वैसे डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। लाइगेज। दूसरे आपके जितने भी पॉलीमरेजेस आप मेरे से पूछोगे वो सारे के सारे लोग। और एक तीसरा नाम और अजीब सा जो मैं अलग रंग से लिखना चाहूंगा वो होगा टोपो आइसोमरेज। आज इस कंसेप्ट को बिना समझे याद रखना है कि 3 नामों को आपको बोलना है, लाइगेज, पॉलीमरेज, टोपो आइसोमरेज। तोड़ने वालों में भी मजे की बात है, टोपो आइसोमरेज लिख दोगे आप। बनाने वाले भी टोपो आइसोमरेज हो सकते हैं, तोड़ने वाले भी हो सकते हैं। तोड़ने वाले में दूसरे लोगों का नाम कौन कौन सा लिखोगे? आप कहोगे कि ये हो गया आपका एंडोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियस लिख देते हैं पहले तो, ओनली न्यूक्लियस। जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो तोड़ने का काम करेंगे। तोड़ने का काम 2 तरीके से होगा, या तो एक तरफ से तोड़ो, इसका निशान बनाएंगे हम, या बीच में से तोड़ो। बीच में से तोड़ने का काम भी 2 तरह से होगा, रैंडम यानी कि कहीं से भी तोड़ने वाले, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नाम सुना होगा आपने। कैसे डिनोट करते हैं कि आपने एक डीएनए लिखा और डीएनए को लिखा 5 प्राइम और इधर की तरफ लिख दिया 3 प्राइम। इसको कैसे लिखते हैं मैं भी बताऊंगा। एक्सोन्यूक्लियस हमेशा ऐसे या ऐसे काम करेंगे, यानी कि वो 3 डेज से 5 डेज के 3 डेज से 5 डेज की तरफ, या 5 डेज से 3 डेज की तरफ काम करेंगे। कोई सा भी एक ऑप्शन चूज करेंगे, वो अपन बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। जब कभी भी एंडोन्यूक्लियस बोलोगे तो ऐसे तोड़ने वालों को बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, बीच में जाके कहीं घुस जाए। सभी जगहों पर किसको तोड़ रहे हैं ये? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। तो बीच में से तोड़ने वाले अगर वो कहें कि हम तो कहीं से भी तोड़ेंगे, कहीं से भी, तो उसको बोलते हैं रैंडम एंडोन्यूक्लियस। फेमस उदाहरण जो हम लोग आरडीटी में पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम याद रखना आज से ही, डीएनएज 1। डीएनएज 1
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आपने नाम सुना होगा, जिसको हम आरी शब्द इस्तेमाल करते हैं कई जगहों पर, और इसका फेमस उदाहरण आपने सुना हुआ है इको R1, बाम H1 एटसेट्रा, हिंड 3। क्या क्यों कैसे वो अपन आगे की बात है, अभी तो अपने को सिर्फ नाम ध्यान रखना है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने वाले कौन होते हैं? लाइगेज, पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, मुख्य नाम मैंने इस्तेमाल किए हैं। न्यूक्लियस शब्द कहीं भी आ जाए तो असल में हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने वालों के बारे में बात कर रहे हैं। टोपोआइसोमरेज के बारे में याद रखना है, ये दोनों कैटेगरी का व्यक्ति है, ये बनाता भी है तो तोड़ता भी है। पहला बॉन्ड। हम दूसरे बॉन्ड पर आ जाएं। आप मेरे ख्याल से सब लोग साथ लिख रहे हैं, लिख लिया हो तो, नहीं लिख पाए हो तो मुझे रोक दिया करो भाई, नहीं लिखा हमने। अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ जाऊं। ये क्लास दोबारा नहीं होगी, ऑल्दो नाम इसका डेमो क्लास है, पर असल में ये जो क्लास है ये कोर्स का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, एक बड़ी अच्छा शब्द मैं आपको बता दूं, कल भी मुझसे किसी ने पूछा था। हम लोग, एक शब्द होता है रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास। एक शब्द होता है क्लास रिकॉर्डिंग। एक होता है लाइव क्लास। कई लोगों को यह बड़ा भयंकर कंफ्यूजन होता है कि ये शब्द और ये शब्द बराबर है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं हमारे लिए, ये बिल्कुल अलग शब्द हैं। अभी जो चल रहा है, जहां मैं राजेश जी का भी नाम ले रहा हूं, तो मैं हिमानी का भी नाम ले रहा हूं, मैं रेशमा परवीन का भी नाम ले रहा हूं, सब कुछ नाम ले रहा हूं, उसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको दे दी जाए तो उसको बोलते हैं क्लास रिकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से बेकार काम की चीज होती है, क्योंकि जो वो व्यक्ति एक महीने बाद देखेगा उसको क्या मतलब है कि कौन रिया जैन है, कौन वर्षा नागर है, कौन लक्ष्मी जानू, उसको कोई मतलब नहीं है। वो पक जाएगा, यार ये कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, क्यों टॉर्चर कर रहे हो। वो होती है क्लास रिकॉर्डिंग, कोई मुझे फ्री में भी दे तो मैं ना लूं। ठीक है, फिर होती है रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास में इसी स्टूडियो में बिना किसी की प्रेजेंस में हम एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, लगातार लगातार चीजों को समझा रहे होते हैं, और वो एक क्लास बनती है सपोज आधे घंटे की। जो आपने अभी तक पढ़ा है ये असल में मैंने आधे घंटे में पढ़ाया हुआ है रिकॉर्डेड क्लास में, क्योंकि वहां मैंने कुछ नहीं पूछा, वर्षा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रिया क्या हुआ, वगैरह वगैरह, ऐसा कोई बात नहीं की गई है। लाइव क्लास, ये जो आप मेरे सामने बैठे हो अभी, ये लाइव क्लास होती है, जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर पा रहे हो। अगर आप चाहो तो बात भी कर सकते हो, आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, आप चाहो तो चुपचाप बैठ के खाना बनाते बनाते भी क्लास कर सकते हो। कोई खाना बनाते हुए क्लास तो नहीं कर रहा ना? सभी शादीशुदा हैं, नॉन शादीशुदा लड़के भी। तो वीडियो दिखाओ देंगे सारे लोग, पक्का बताओ खाना तो नहीं बना रहा है कोई? खाना बनने का टाइम हो गया वैसे भी, वीडियो ऑन करो तो देखें, पक्का बताओ खाना नहीं बना रहा कोई भी। ये बड़ा भयंकर वाला मामला है। रैंडमली पूछू, सबूत दो मुझे, सबूत, जनता सबूत मांग रही है। कोई खाना नहीं बना रहा, कॉपी सबकी खुली हुई है। रैंडम लोगों का नाम ले दूं मैं, रेशमा परवीन, और नाम भी नहीं है ये 270833, पता नहीं कौन है। दीक्षा मारवाड़ी, पक्का बताओ खाना नहीं बना रहे, घर के काम नहीं कर रहे, बाहर बैठ के नहीं कर रहे। आपको सिर्फ एक चीज देनी है, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इस लेवल का कि एग्जैक्टली आप जैसे क्लास में बैठते हो, कि अगर आप मेरे यहाँ पर क्लास में आते हो और एग्जैक्टली बड़ा सलीके से बैठ रहे होते, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कॉपी पेन लेके काम कर रहे होते, आप मुझे सिर्फ वो दे दीजिए, बाकी सब मैं दे दूंगा। आई एम हियर टू गिव यू, आप जितना चाहो। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन तो वहां से होती थी कि लोग कहते हम तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, साला बाहर घूम रहा है वो। कई बार मैं जब बात कर रहा होता हूँ, लोग बाहर घूम रहे होते हैं, क्लास कर रहे होते हैं, ये क्या मजाक है? हाउ कैन यू बी सो फोकस? मैं कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर आपको कि हमारा तो मन नहीं लगता। यार भाई साहब, आपने माहौल तो क्रिएट ही नहीं किया। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही माहौल दूं जैसा कि क्लास में चल रहा था। आप अपना ईयरफोन प्रॉपर लगा के, हाँ हेडफोन्स अच्छे इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से ईयरफोन आपने इस्तेमाल किए, माहौल ठीक वैसा का वैसा रखा। घर वालों को बोल दिया देखो बाहर रहना, मैडम की क्लास चल रही है। अगर आपने ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि भाई 9 से 11 अपनी क्लास चल रही है और कोई मतलब नहीं है अपने को, तो आप सब कुछ कर जाओगे।
और आप खुद ही अगर ढीले पड़ गए, अरे यार कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास है। और हाँ, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग किसी काम की नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूं। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को अगले दिन देखोगे, जो कि मैं यूट्यूब पे भी डालने का प्रयास करूंगा, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी रिकॉर्डिंग से आपका कोई कल्याण हो जाएगा, नहीं होने वाला, पक्का से मैं 100% लिख के बात कर रहा हूं। हो ही नहीं सकता। हमने इसीलिए ये वाली चीज क्रिएट की हुई है अलग से, रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग। हम लोग ये नहीं देने वाले आपको, किसी को भी कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। वैसे आज मैं डाल के देखूंगा एक बार कि डालने के बाद क्या होता है। देखिए कितने लोगों को ये बात सूट करती है कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग हम बाद में देख लें, संभव ही नहीं है। खैर, आप लोगों ने मेरे से दूसरी बात की, मैं एक बार फिर से एक नए सिरे पर आ जाऊं। मेरे पहले नंबर की चीज आपसे डिस्कस कर ली और वो थी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। दूसरी बात कर लेता हूं मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। दूसरी बात मैंने लिखी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? आपने कहा N9 और N1 को आप जोड़ दो C1 ऑफ डीऑक्सीराइबोज। आपने कहा कैसे बनाएंगे? मैंने कहा जी कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और यहां पर इसको जोड़ देंगे। ये किसका भाई है, किसका पार्ट है? प्यूरिन का। ये किसका पार्ट है? पिरिमिडीन का। ऐसे बनाया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको बोला है अपन ने? इस चीज को। तो एक बार जरा मैं इसको वापस से मिटा दूं। मैंने कहा क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मामला? तो हमने कहा जी कोई मामला नहीं है, आप शुगर को नाइट्रोजनस बेस से कैसे जोड़ोगे? शुगर को नाइट्रोजनस बेस से कैसे जोड़ोगे? ये जोड़ने के लिए, जोड़ने और तोड़ने की बात कर लेते हैं। बनना तो चलो हमने ठीक है कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। जब कभी भी हम बनने की बात करेंगे तो कब होता है? न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के दौरान। एक प्रक्रिया बताऊंगा मैं, PRPP, फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, और इसके ऊपर या तो आप डीनोवो पाथवे चलाओगे या साल्वेज पाथवे चलाओगे। ये दो नाम आपको याद रखना है। अभी आपको इनसे कोई मतलब नहीं, अभी सिर्फ नाम याद रखना है। PRPP की फुल फॉर्म जरूर देख लेना, फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ये आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है, असल में बायोकेमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये अपन वहां डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सा नाम याद रख लो कि बनता कब है। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के दौरान बनता है। कौन से दो तरीके हैं? डिनोवो पाथवे और साल्वेज पाथवे। ये दोनों शब्द अगर आपने सुन रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुन रखे तो आज सिर्फ नाम याद रखना है। डिनोवो एंड साल्वेज पाथवे सिंपल है। ओके, बनाने के लिए अगर आपको तोड़ना है, ब्रेक करने के लिए शब्द याद रखना ग्लाइकोसाइडेज। बड़ा प्यारा सा शब्द है ग्लाइकोसाइडेज। नाम मैं प्रॉपर डिफाइन करूंगा। ये जो टॉपिक है ये आएगा आपके डीएनए रिपेयर के दौरान। ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने वाला। चलो ठीक है, अपन अगले अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला नंबर किस चीज का है? आपने कहा मेरा एक नंबर हो गया, मेरा दो नंबर हो गया। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ कौन करेगा? तीसरा नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने फिर कहा कि बनना और तोड़ना। बनाने के लिए ध्यान रखना, कोई बनाता नहीं है इसको, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया नहीं जाता, हो जाता है, लाइक दिस। तो होता नहीं है, बनाया नहीं जाता,
ये एक्चुअली एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जो दो लोगों के बीच में अगर हाइड्रोजन घुस गई तो वो अट्रैक्शन में आ जाती है, अगर 180 डिग्री बन जाए तो। ये लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया है। स्पॉन्टेनियस होने वाली घटना है, एकदम से हो जाने वाली घटना है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन घुसा तो किसी एक के साथ तो वो जुड़ा हुआ है ऐसे ही, दूसरे वाले के साथ वो अट्रैक्शन में आ जाता है, और यही कारण होता है पानी की जबरदस्त स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। तोड़ना, भैया हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने वाला कौन है? फेमस सा नाम आपको याद दिला दूं, हेलिकेज। और वो सभी चेंजेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड की परिस्थिति को डिस्टेबलाइज करते हो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने रहने की कंडीशन को हटाते हो। इस पर मैं एक पूरा चैप्टर डिस्कस करूंगा असल में। क्या क्या वो परिस्थितियां हो सकती है? आप किसी भी वजह से बेस स्टैकिंग को बिगाड़ो। अभी बेस स्टैकिंग शब्द बोला था मैंने, क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। उसके अलावा आप पीएच को बहुत ज्यादा बढ़ा दो या पीएच को बहुत ज्यादा घटा दो। उसके अलावा आपके जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है डीएनए के आसपास की, उसको घटाना शुरू कर दो। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो संभव हो सकती है, जिनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकता है। आपके सामने सबसे बढ़िया बात यहां आने वाली है कि बेस स्टैकिंग को कैसे बिगाड़ेंगे, और बेस स्टैकिंग के बिगड़ जाने से हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बिगड़ जाएगा। जरा इस पर भी आ जाए। यहां पर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताएं। मीना जी, मीना रिवर्स किस चीज को करना है? मुझे ऐसे ऐसे मत बोला करो, मैं कंफ्यूज हो गया। कौन सी चीज रिवर्स करनी है? पीछे ले जाना है कुछ? पता नहीं, शायद ये वाला। मीना, वेयर इज मीना? मीना, बोल के बताओ, आप अनम्यूट किए जा चुके हो। यही वाला चाहिए? हाँ, लिखो 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 लिखो। आप ना हैंड रेज किया करो, वो मेरे को यहाँ स्क्रीन पे नजर आता है हैंड रेज करते ही। जल्दी से लिखो फटाफट। तो बनने का न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के दौरान बनता है, तोड़ने का ग्लाइकोसाइडेज नाम का शब्द इस्तेमाल करूंगा, और एक आध दो चीज और बताऊंगा बाद में आगे। कि कभी भी कोई एक्सट्रीम कंडीशन आप दे दो, एक्सट्रीम लेवल पे आप एसिड ट्रीटमेंट दे दो, तब भी ये टूट सकता है। हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में लिखें। नहीं, अच्छा, थी। डन एवरीबॉडी? हम चौथे नंबर की चीज पर आ जाएं, और उसको बोलते हैं बेस स्टेकिंग। बेस स्टेकिंग क्या कंसेप्ट है बेस स्टेकिंग का? हमने आपको बताया कि भाई दो प्लेनर चीजों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दो तो यहां एक क्लाउड क्रिएट होता है, जो क्लाउड के इंटरेक्शन की वजह से, इसको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हो, इस एरिया में हाइड्रोफोबिक एरिया क्रिएट हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोफोबिसिटी है, हाइड्रोफोबिसिटी, ये क्या करेगी? न्यूक्लियोटाइड रिंग्स को
सीधा रखती है। और इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड 180 डिग्री बनाए रखता है। मैं वापस से याद दिला दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्टेबल होता है? जब 180 होता है। तो 180 बनाए रखने के लिए न्यूक्लियोटाइड की जगह में नाइट्रोजनस बेस लिखो, ज्यादा बेहतर होगा। नाइट्रोजन बेसिस, क्योंकि नाइट्रोजन बेस है ना, तो न्यूक्लियोटाइड तो पूरी बात हो जाती है। तो नाइट्रोजन बेसिस की रिंग्स को सीधा रखती है और उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का 180 डिग्री बने रहता है और डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है। आपको डीएनए की जगह बेहतर शब्द लिखना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टेबल रहता है। आपने कहा यार ये मामला तो समझ में आता है। और इस पूरी घटना को आप क्या बोल रहे हो, बेस स्टेकिंग, कि नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं आपने, और इस तरह से रखे हुए हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस की रिंग्स हैं वो प्रॉपर स्टेबल बनी रहती हैं, और उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड अपने 180 डिग्री को मेंटेन रखता है। और यहां आप कहते हो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जो अवस्था है वो लगातार लगातार बनी रह जाती है। आपने कहा हाँ, ऐसा मामला तो बन सकता है भाई। और जब ऐसा मामला बन सकता है तो बेस स्टेकिंग के लिए आप क्या कहोगे, ये वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण होगी डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए। बात खत्म हो गई। प्रश्न आया था सीएसआर नेट में कि डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? सबसे बेसिक चीज तो ये है, तब जाके ये है, और ये है तो ये है। बेस स्टैकिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अच्छा, दूसरा शब्द में इसको भी यही बोल सकते हो। अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तभी जाकर आपका डीएनए स्टेबल रह सकता है। तो आज की जो अपन ने ओवरऑल बात की है, वो क्या क्या बातें की है? हमने असल में सिर्फ डीएनए के बारे में बात की है कि डीएनए डीएनए बना कैसे रह सकता है, क्या चीजें हैं जो डीएनए को डीएनए बनाए रखे हुए है। कोई प्रश्न जो आप पूछना चाहें? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नथिंग? जस्ट रेज योर हैंड अगर पूछना है तो। क्लास, ये क्लास दोबारा तो होगी ना? नहीं होगी, मैं ले चुका। मैंने आपको बताया ना, मैं आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है इसी की। शब्दों को दोबारा देखेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डेड क्लास। इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपके पास है ऐप के अंदर, क्योंकि ये बहुत मतलब लाइव इज लाइव, लाइव एक बार हो गया जो हो गया। चलिए शब्दों पर आ जाते हैं वापस से। डीएनए को लिखते कैसे हैं? मैंने कहा जी एक लाइन खींचो। आपने कहा किसी एक जगह नाइट्रोजनस बेस बनाओ और यहां पर लिख दो OH। अब तक जो आप लोगों ने सीख रखा है कि इस चीज को आप 5 प्राइम बोल देते हो, इस चीज को 3 प्राइम बोल देते हो, लेकिन आज के बाद से तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? कि हमेशा यहां पर बनाना है 3 फास्फेट। जब भी 5 प्राइम होगा वहां ऑलरेडी 3 फास्फेट होंगे। हमेशा बीच बीच में पी लगाना है। हमेशा यहां पर अगले वाले एन लिखना है। अब रूल याद रखना, मैं बड़ी शानदार सी बात बता रहा हूं, ये आपको आगे तक काम आएगी। पूरी आरडीटी, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस चीज का मैं ढेरों बार इस्तेमाल करने वाला हूं।
मैं एक थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं। मैंने यहां पर जानबूझ के 3 बार फास्फेट बना दिया, ऐसे बड़ा बड़ा लिख दिया। एक चीज तो मैंने आपको सिखा दी थी कि इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा कहते हैं। सबसे दूर वाली चीज गामा, सबसे पास वाली अल्फा, और बीच में हो जाता है मामला बीटा का। इज इट क्लियर? बीच वाले फास्फेट भी हैं कुछ। बीच वाले जितने भी फास्फेट होते हैं वो सारे अल्फा होंगे। आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, बीटा गामा कहां गया? मैंने कहा रुको, अगर मैं ये कहूं कि मुझे डीएनए रेप्लिकेशन करना है, नाम सबने सुना होगा, अगर मुझे डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो मेरी सारी की सारी मामला क्या होगा कि मैं किसी नए व्यक्ति से कहूंगा कि भैया आओ, एन मतलब कोई सा भी 4 में से आओ, और यहां हमारे को लंबा कर दो। हमने कहा भाई लंबा कैसे करेंगे? तो आपने कहा एन, एक बार, बीच के जानबूझ के मैं नहीं लिखूंगा अभी, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 और 8 बार तो जोड़ दिया। नई वाली चीज को अगर मुझे जोड़ना है तो यहां मैंने फास्फेट जोड़ा और यहां एन जोड़ा और यहां ओ एच जोड़ दिया और यहां पर लिख दिया अल्फा। बीच वाला अल्फा है, अंडरस्टूड है। आपने कहा क्या चक्कर है? मैंने कहा चक्कर कुछ नहीं है, डी एन फास्फेट, फास्फेट और फास्फेट, 3 फास्फेट थे आने वाले के पास। आपने कहा हाँ, इसको क्या बोला? अल्फा, बीटा और गामा। जब कभी भी कोई चीज बन जाती है तो 2 फास्फेट पायरोफास्फेट के फॉर्म में निकल जाते हैं। और ये जो पायरोफास्फेट के फॉर्म में निकल जाते हैं इनको बोलते हैं बीटा गामा। जो जुड़ा रह जाता है वो कौन सा होता है? अल्फा। आसान है। मजे की बात है, ये नियम न सिर्फ रेप्लिकेशन का, यही नियम ट्रांसक्रिप्शन का भी होगा। बस अंतर इतना आ जाएगा कि वहां पर डीएनटीपी की जगह एनटीपी लिख दोगे आप। डी मतलब डीऑक्सी राइबोज समथिंग समथिंग, जो भी आपके फुल फॉर्म है, और एनटीपी का मतलब राइबोज। डी, डी मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट, न्यूक्लियो एनसीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट, ये वाली कहानी कहां लगती है? ट्रांसक्रिप्शन में। ये स्टोरी कहां चलेगी? डीएनए रेप्लिकेशन में। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करोगे, ध्यान किसका रखना है? अल्फा वाले बीच में घुसते जाते हैं। आपको कि इसको सिखाने का क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने कहा सिग्निफिकेंस बड़ा शानदार है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन अभी अभी मैंने लिखी है, ये काम आएगी डीएनए की लेबलिंग करने में। 2 शब्द फेमस से आपने सुने होंगे जिनको लेके आप कंफ्यूज रहते हो। डीएनए की लेबलिंग, 5 प्राइम लेबलिंग, 3 प्राइम लेबलिंग। हाँ जी, ऑनलाइन वाली मैं अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सारा का सारा कोर्स मेरा लाइव वाला तो चलेगा आई गुरुजी ऐप के थ्रू। लाइव क्लासेस सारी आई गुरुजी ऐप पे एक नई सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे, वो होगी लाइव क्लासेस सिर्फ। यानी कि आप अपनी सारी लाइव क्लासेस उस वाले सेक्शन में जाके ही देख सकोगे। पेड कोर्स होगा ऑब्वियसली। जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है उसको एक और शब्द हम देंगे, वो होगा रिकॉर्डेड क्लासेस का। मजे की बात है, ये इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है प्लीज, ये इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। मैंने शब्दों का अंतर आपको क्लियर किया है। रिकॉर्डेड क्लास ये जो भी मैंने 1-1.5 घंटे में पढ़ाया है, ये असल में आधे घंटे में पूरा हो जाता है रिकॉर्डेड में। ठीक है। उसके अलावा हमारे इस पूरे कोर्स में नोट्स का कंसेप्ट है कि ये जो भी आप रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हो, इनके नोट्स हम आपको पहले से देके रखते हैं। इंग्लिश वालों को तो सपोर्ट नोट्स देते हैं, हिंदी वालों को मॉड्यूल्स देके रखते हैं कि आपके पास पढ़ने के लिए भी कुछ हो। क्योंकि इस क्लास का सबसे बड़ा
फायदा ये है कि आपके पास हर चीज पहले से बनी बनाई होती है, हर चीज आपके पास प्रिंट के फॉर्म में होती है, तो आपकी जो काम करने की रफ्तार और एफिशिएंसी है वो कई गुना बढ़ जाती है। कई लोग मेरे से एक बड़ा भयानक सवाल करते हैं, वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया, कि सर ऑफलाइन की फीस आप ले रहे हो 28,000, ठीक है, तो ऑनलाइन की 28,000 कैसे? मतलब फॉर देम, अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो आप मेहनत कर रहे हो, और ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आप मेहनत नहीं कर रहे। पहला उनका कहने का तात्पर्य संभवतः ये होता होगा, मुझे नहीं समझ में आया। मैं आपको ऑनलाइन के फायदे बताता हूँ। आपने आज आपके 40 रुपए खर्च नहीं हुए, जो लोग चोमू साइड से कहीं से आने वाले थे, 40 या 50 रुपए आने जाने के, 50 रुपए तो बच गए ना। चलो कोई बात नहीं। दूसरा फायदा क्या हुआ, आज स्पेशली नहाना नहीं पड़ा आपको, आराम से सर्दी में मस्त ऐश के साथ घर में बैठे, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में आएंगे। और क्या फायदे हैं? और क्या फायदे हैं? आप वैसे तो हम ये जो सीरीज होगी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव क्लास वो भी हम 2-4 दिनों के लिए तो डालेंगे, पर रिकॉर्डेड इज द अवर मेन फैक्टर। हमारी चीज, मेन चीज वो है, यानी कि हमारे लिए यहाँ पर असल में मेहनत डबल हो जाती है, 2 गुना से ज्यादा। कि एक तो हमने आपकी टेक्निकल ऑफलाइन क्लास ली, एक हमने आपके लिए ऑनलाइन के लिए रिकॉर्डिंग अलग से की, जिससे कि आपको वो चीजें आसान रहे, आप बोर नहीं हो। क्लास की रिकॉर्डिंग देखना इज बोरिंग, बहुत बोरिंग होता है वो, मुझे पता है, ठीक है। हमने इसमें आपको क्या क्या दिया, इस वाले कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस दी, रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि अलग से रिकॉर्ड की हुई है। हमने आपके ऑनलाइन टेस्ट लिए लगातार, ऑनलाइन टेस्ट जो कि आपके कई गुना ज्यादा होंगे नॉर्मल से। हमने आपको नोट्स दिए, जो कि 2 तरह के हो सकते हैं, सपोर्ट नोट्स और मॉड्यूल्स, जिसको मोटी किताबें बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया। इधर की तरफ अगर मैं शुद्ध रूप से ऑफलाइन ले लेता, तो सिवाय क्लास के और कुछ नहीं मिलेगा इसमें, क्लास और थोड़ा सा मॉड्यूल और समझ लो। अगर इसमें टेस्ट लूंगा तो मैं ऑफलाइन लिए टेस्ट का बात खत्म हो गई। चलो इसको भी हम ऑनलाइन सुविधा दे देते हैं कि यार सुविधा होनी चाहिए। चलो ऑनलाइन टेस्ट। अब कोई मुझे लॉजिकली ये एक्सप्लेन कर दे कि ये सस्ता क्यों होना चाहिए और ये महंगा क्यों होना चाहिए, तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा। मुझे आप प्रूव कर दो कि इसमें ज्यादा हम लोगों का काम होता है, इसमें कम काम होता है। ये एक आसान चीज है और ये बड़ी मेहनत का काम है, बेचारा टीचर कितना काम कर रहा है। आप सिर्फ प्रूव कर दो, आई विल गिव यू। क्योंकि मुझे लॉजिकल चीजें समझ में आती है, मुझे समझ में आता है क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना है। मेरे 2 घंटे जो ऑफलाइन क्लास में आप ऊपर आके बैठते हैं हॉल के अंदर, मैं उतना ही काम कर रहा हूँ, उससे ज्यादा काम मैं यहाँ पर पैरेलल में एक और कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वाई शुड। आपका तो पैसा बच गया बहुत सारा वाला, ये आना जाना बच गया। ये जैसलमेर से कौन आ रहा था, हर्षिता बोरा, आपका हॉस्टल का पैसा बच गया भाई, आपका हॉस्टल का पैसा बच गया, आपका मैस का पैसा बच गया, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस बच गया, आपका रनिंग कॉस्ट बच गई। आप तो बल्ले बल्ले हो गए। और जब मैं इतना कर रहा हूँ, मैं तो बात भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा ऑनलाइन क्लास में क्या नहीं होता, वार्तालाप नहीं होता। तो आप मुझे अगर सहमत हो कि ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन नहीं होता, ये कल एक सवाल आया था, ऑनलाइन क्लास में डिसिप्लिन नहीं होता, वो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप खाना खाना नहीं बना रहे हो और आप क्लास के लिए बैठे हो तो बैठे ही हो। ऑनलाइन क्लास में फोकस नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता फोकस रहा है नहीं रहा। ऑनलाइन क्लास वाला टीचर शायद सीरियस नहीं होता। ये आप मुझे बताएं, इनमें से किस चीज पर आपको ऑब्जेक्शन है? 4 चीजें, मेरे पास हर चीज का एक जबरदस्त सा सोल्यूशन है। मैं किसी भी लेवल पे सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हूँ, मैं दिल में आ जाए मुझे तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ जी। किसी को लगा मैं इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा था, या आप बोल नहीं पा रहे थे वगैरह? डिसिप्लिन का तो मुझे भी नहीं पता उधर की तरफ क्या हो रहा है। हाँ, मैं एडिशनल चीजें जो दूसरों से अलग करूंगा, वो होगा मेरा शेड्यूल। यानी कि आपको आज 6 जनवरी के दिन ये पता होगा कि 7 फरवरी के दिन कौन सी क्लास हो रही है।
6 जनवरी के दिन आपको ये पता होगा कि 7 फरवरी के दिन हम कौन सा कोर्स, कौन से टॉपिक की क्लास ले रहे हैं। आपके किसी भी ऑनलाइन वाले में ये काबिलियत नहीं है ऐसा करने की, मेरे में है। क्यों? क्योंकि 2 साल हो गए मुझे अनअकैडमी के साथ काम करते हुए। वहां पर जो सबसे अच्छी चीज सीखी वो ये कि टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास कितनी बड़ी होने वाली है, प्रेडिक्शन कर सके और पूरा शेड्यूल लिख के दे। हम लोग 2 महीने का शेड्यूल लिख के देते हैं उनको। एक बात। दूसरी खास बात, ये शेड्यूलिंग 2 तरह की होगी। एक तो होगी टेस्ट की और एक होगी क्लास की। यानी कि अभी से 29 जनवरी के दिन आप कौन सा टेस्ट दोगे ये मैं आज से अनाउंस करके रखूंगा। आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है और उस अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए आपको 2 तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ लाइव पर प्लस रिकॉर्डेड के ऊपर। दोनों जगहों पर आपको मेहनत करनी ही करनी है। मैं फिर बता दूं, 13 यूनिट का सिलेबस है आपका कुल मिलाकर। तो 13 यूनिट सिलेबस है। नहीं जी, मेरी नहीं होती। मेरी अनअकैडमी पे सिर्फ आईआईटी जाम की क्लास होती है। आईआईटी जाम पढ़ाते हैं हम लोग वहाँ। आईआईटी जाम मतलब एमएससी एंट्रेंस, जो आईआईटीज आईआईएससीआर इनके लिए होता है। सीएसआर नेट फिर आपको हिंदी में कौन पढ़ाएगा मीना जी? हाँ, ये जो लाइव क्लास का बैच है ये मोर ऑफ फोकस्ड ऑन द हिंदी। मतलब हिंदी वाले इसमें ज्यादा फायदे में होंगे कि मैं हिंदी बीच बीच में लिख रहा हूँ लाइव क्लासेस में। रिकॉर्डेड मेरा पूरा इंग्लिश वालों के हिसाब से। तो इंग्लिश वाले अगर आप हैं तो रिकॉर्डेड तो देखो सारा वो वाला जो अपना गुरु जी टिपिकल वीडियोस है, और यहाँ आकर आप उस चीज का एक रिवीजन कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया फायदा है। फायदा मैं बताता हूँ कि सपोज आज मैंने क्लास लेने वाला था, मेरे को डीएनए की क्लास लेनी थी से फॉर एग्जाम्पल। एक अच्छा सी चीज बताता हूँ मैं आपको। जितने भी प्यारे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, डीएनए 1 से लेके डीएनए 5 तक के रिकॉर्डेड वीडियोस पहले देख के आओगे, जल्दी जल्दी देख के आओगे। आपका कहीं पर भी कोई डाउट रह गया तो मेरे साथ, चूंकि शेड्यूल आपके पास लिखा हुआ होगा, आपको प्रिंटेड पीडीएफ आएगा, उस शेड्यूल वाले दिन आप क्लास में बैठे और वो जितनी भी चीजें थी वो आपने यहाँ पर हिसाब किताब बराबर कर लिया। या अगर मैंने कोई नई चीज सिखाई उसके अलावा तो वो इस लाइव क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे डेली पढ़ना पड़ता है। रिकॉर्डेड भी हिंदी में है। हिंदी में काफी सारे वीडियो मेरे बन गए हैं और काफी सारे बन रहे हैं। हिंदी वालों को हम दोनों तरह के वीडियोस देके रखते हैं, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। यानी कि लिखा हुआ अंग्रेजी में, बोला हुआ हिंदी में, उसको बोलते हैं इंग्लिश। और लिखा हुआ हिंदी में तो वो हिंदी में भी है। तो दोनों तरह के वीडियो हिंदी वालों को देके रखते हैं। और तीसरी चीज आपकी लाइव क्लास चल रही होती है, प्लस आपके पास नोट्स होते हैं। ये तीसरी चीज होती है। प्लस आपके पास टेस्ट का एक शेड्यूल होता है जिसके डर के मारे आपको पढ़ना है। टेस्ट का शेड्यूल। हम्म। मामला क्या है कि इस व्यक्ति ने 1 से लेकर 5 तक की पूरी क्लास तैयार कर ली। यहां अगर वो लाइव में बैठा, नोट्स उसके पास सारे के सारे अवेलेबल थे और टेस्ट के लिए तैयारी कर ली। स्टोरी पूरी की पूरी जो है वो ये है कि आपको 13 यूनिट्स में से एटलीस्ट 8 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करनी है। कम से कम 3 यूनिट थोड़ा कम और 2 यूनिट देख के जानी है। इसका फायदा क्या होता है, जो 8 यूनिट आपने बहुत अच्छे से तैयार की तो आपका सेक्शन सी की पार पड़ जाएगी। 8 यूनिट अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो सेक्शन सी का पार लग जाएगी बात। जो आपने ये भी पैरेलल में कर लिया तो आपका जो सेक्शन बी है, जिसमें आपको ये करना है, तो यहां मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि 25 से लेके 30 तक आप कर पाओगे सही। 2-4 तो देखो, कम से कम 5 क्वेश्चन तो मैं भी नहीं कर सकता, सच ये है। मैंने चाहे सेकंड रैंक लेके आया था, ऑल इंडिया सेकंड रैंक, कितने 157 मार्क्स लेके आया था, पर मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो पता नहीं कहां से आते हैं। तो वो आप चीज कर सकोगे। और ये सब कुछ संभव है जब आप टेक्नोलॉजी, अपनी विल पावर, हमारी स्किल्स, हमारा काम करने का तरीका, इन सब के साथ पैरेलल में काम करो। अगर आप ये सोच के बैठोगे गुरुजी पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे और हम तो ऑफलाइन क्लास होगी तभी जाकर दुनिया में कोई झंडा गाड़ेंगे, तो फिर गाड़ लो, करके देख लो, देखे कोरोना से बचा के देख ले कोई मुझे। कोरोना से बच के दिखा दो या तो। आज जयपुर में 1100 प्लस केसेस आए थे पिछले 24 घंटे के, जो केसेस हैं कल शाम को जो अपडेटेड था, और ये मामला अब बढ़ता जाएगा। एक बार फिर आपकी जो ये सो कॉल्ड ऑफलाइन क्लासेस फिर बंद हो जाएगी, पर ये वाला मामला चलेगा जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है।
सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कल की क्लास का टाइम आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के बताएंगे, अभी मैं ग्रुप ऑन कर दूंगा जहां पर आपके कमेंट्स अलाउड होंगे। तो जो ग्रुप आपका बनाया हुआ है उसके अंदर आप लोग फटाफट से जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। कल से ये वाली क्लास लाइव पर यूट्यूब पे भी करेंगे। आज मैं किसी टेक्निकल वजह से इसको यूट्यूब पे लाइव नहीं कर पाया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।